नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य ओझा और आप देख रहे हैं पीजीजेएमसी का टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशन, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मीडिया में चुनावी कवरेज पर। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आनंद प्रधान। डॉक्टर प्रधान विगत कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके साथ ही वह कई समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के लिए भी लिखते रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि चुनाव और लोकतंत्र का गहरा संबंध है और मीडिया इस संबंध को कैसे प्रभावित कर रही है। देखिए, हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो समाज वास्तव में आज एक मीडिएटेड सोसाइटी है। चाहे वो राजनीति हो या समाज के कोई भी और क्षेत्र हो, उन सभी के बारे में हमारा जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आज वास्तव में आप कहें तो वो मीडिया के जरिए हम तक पहुंचता है। जैसे अगर आप देखें कि पॉलिटिक्स को ही लीजिए, हालांकि हमारे देश में एक विकासशील देश होने के कारण अभी भी बहुत सारे लोग जिन तक पॉलिटिकल पार्टीज पहुंचती हैं, उनके कार्यकर्ता पहुंचते हैं, उनको वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं, उन तक अपना कार्यक्रम लेकर के जाते हैं। लेकिन देश का एक और बड़ा हिस्सा, खास करके शहरी मतदाताओं की अगर आप बात करें, और जिससे हमें पता चलता है कि आने वाले समय में हमारे देश में राजनीति क्या शक्ल लेने जा रही है, तो आप पाएंगे कि लोगों का पॉलिटिक्स के बारे में जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो नहीं है, उनका सेकंड हैंड एक्सपीरियंस है, और वो मीडिया के जरिए है। हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा क्या है, वो क्या कह रहे हैं, वो किस तरह का मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं, हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे काम कर रहे हैं, ये जो सारे इश्यूज हैं, ये सारे सवाल हैं, वो हम तक मीडिया से ही पहुंचते हैं। हमारा कोई फर्स्ट हैंड इंटरैक्शन पॉलिटिशियन से नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समाज हमारा विकसित हो रहा है, और दुनिया के तमाम विकसित देशों के अगर उदाहरण आप देखें, तो उन विकसित देशों में ज़्यादातर नागरिकों का पॉलिटिक्स से जो रिलेशन है वो सेकेंड हैंड है। यानी वो मीडिया के जरिए ही वो पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उसके बारे में जानते हैं, पॉलिटिक्स के एजेंडा के बारे में जानते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक तरह की मीडिएटेड पॉलिटिक्स है, यानी मीडिया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर रहा है। तो हमारे देश में भी आने वाले वर्षों में इसी तरफ चीजें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और इस मायने में देश के बड़े हिस्से तक आज खास करके पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के कार्यक्रमों के बारे में, पॉलिटिक्स में क्या कुछ हो रहा है, हमारी सरकारें क्या काम कर रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, इन सब के बारे में जो जानकारी लोगों तक पहुंच रही है, वो जानकारी पहुंच रही है वास्तव में किसके जरिए? मीडिया के जरिए, जिसमें अखबार भी हैं, जिसमें टेलीविजन चैनल भी हैं, जिसमें रेडियो भी है, जिसमें इंटरनेट भी है। और खास करके हमारे देश में आज बात हो रही है यंग वोटर्स की, नौजवान वोटर्स की। जो नौजवान वोटर हैं, आप देखिए कि जो पढ़ने लिखने वाला छात्र है, नौजवान है, वो अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करता है? वो इंटरनेट के जरिए कलेक्ट कर रहा है। तो इंटरनेट पर वो पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए सवाल क्या हैं, इन सब के बारे में उसको जानकारी मिलती है। तो इस मायने में मीडिया पॉलिटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। और एजेंडा सेटिंग थियरी जो है वो एक इस बात की तरफ इशारा करती है कि एजेंडा सेटिंग का मतलब यह है कि मीडिया ही आज समाज में एजेंडा सेट करता है, और एजेंडा सेट करने से आशय यह है कि क्या मुद्दे और सवाल हमारी राजनीति में, हमारे देश के सामने, देश के लोगों के सामने महत्वपूर्ण होंगे, उसका फैसला भी मीडिया की कवरेज के जरिए होता है। तो ये जो मीडिया का कवरेज है, और किस विषय को, किस मुद्दे को मीडिया कितनी कवरेज दे रही है, उसी पर हम देखते हैं कि पूरे देश में चर्चा हो रही है, पॉलिटिशियन भी उसी पर चर्चा करते हैं। तो इस तरह से मीडिया और पॉलिटिक्स के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। और इसका एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा। आप जैसे देखिए, क्या है कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, तो उसमें जो जमीनी नेता हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो चुनाव जीत करके आते हैं। पर पिछले एक दशक में हमारे देश में ऐसे कई नेता बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में और क्षेत्रीय पार्टियों में सामने आए हैं जो सिर्फ टेलीविजन की देन है। अब जैसे आप देखिए कि मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि जो
दोनों हमारी बड़ी नेशनल पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उनके कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और वो टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा आते हैं, और टेलीविज़न पर ज़्यादा आने के कारण आज देश में वो बड़े नेता बन गए हैं। हालांकि वो किसी चुनाव क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ते, वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है उस रूप में कि वो सीधे जनता से चुन करके आते हों। तो ये बताता है कि आने वाले दिनों में टेलीविज़न हमारे देश में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। तो एक तरह से कहें आप तो कि मीडिया हमारी पॉलिटिक्स को बहुत कुछ बदल रहा है। पॉलिटिक्स के साथ जो मीडिया का रिश्ता है वो भी कई रूपों में, कई तरह से हमारे सामने आता हुआ दिख रहा है। जी जी। सर आप बताइए, क्या मीडिया उम्मीदवारों की सही सही जानकारी देने में कामयाब रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में मीडिया का क्या महत्व है, इससे इस सवाल का संबंध बनता है। जैसे अगर आप देखें तो जो वोटर है, वोटर अपने फ्रेंचाइजी का, अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल कैसे करता है और उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। एक वोटर अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल तभी कर सकता है जब उसके पास अपने उम्मीदवार के बारे में, वो जिस पार्टी से खड़ा है उसके बारे में, उस पार्टी के चुनावी कार्यक्रम के बारे में, उसके मैनिफेस्टो के बारे में, वो पार्टी लोगों से क्या वायदे कर रही है, वो अगर सत्ता में रही है तो पिछले 5 साल तक उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, अगर वो विपक्ष में रही है तो उसका 5 साल तक क्या परफॉर्मेंस रहा है। इन सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, वो मीडिया से ही उसके पास पहुंचती हैं। तो अगर वोटर के पास सूचनाएं नहीं है, जानकारियां नहीं है अपने कैंडिडेट्स के बारे में, उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, उस सरकार के बारे में जिसके बारे में वो फैसला करने जा रहा है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो वो शायद अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो जिसको हम कहते हैं एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए, एक गतिशील लोकतंत्र के लिए, एक जीवंत लोकतंत्र के लिए हमें क्या चाहिए? एक जीवंत लोकतंत्र के लिए हमें एक इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी चाहिए, एक ऐसा नागरिक समाज चाहिए जो सूचित हो और उसके पास सूचनाओं के कई स्रोत हों। तो आप अगर इस रूप में देखें तो चुनाव में हम जब वोट डालने जा रहे होते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि हमारा जो कैंडिडेट है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी पॉलिटिकल पृष्ठभूमि क्या है, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके पास संपत्ति क्या है। तो आप देखिए, इसी कारण पिछले दिनों जो चुनाव सुधार हुए और उन चुनाव सुधारों के तहत ये अनिवार्य कर दिया गया कि हर उम्मीदवार को नॉमिनेशन दाखिल करते हुए अपने संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, अपने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा देना होगा, अपनी शिक्षा का ब्यौरा देना होगा। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है ताकि वो जो हलफनामा देते हैं, वो जो एफिडेविट दाखिल करते हैं अपनी संपत्ति के बारे में, अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में, या उन पर कोई मुकदमा दाखिल है कि नहीं उसके बारे में, अपने शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में, ताकि हमारे मतदाता को वोटिंग करने से पहले पता हो कि उनका उम्मीदवार का बैकग्राउंड क्या है, उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है। तो चुनाव आयोग ने इसको अनिवार्य कर दिया और अब ये चुनाव आयोग के वेबसाइट्स पर उपलब्ध रहता है। लेकिन सब लोग वेबसाइट पर जाकर नहीं देख सकते, या सब लोग चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर के अपने कैंडिडेट के बारे में नहीं पता कर सकते। तो चुनाव आयोग के पास जो हलफनामे दाखिल हो रहे हैं उनमें से सारी जानकारियां उठा करके मीडिया ही लोगों तक पहुंचाता है कि आपके क्षेत्र में जो जो प्रत्याशी खड़े हैं उन प्रत्याशियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, उनकी संपत्ति पिछले 5 साल में कितनी बड़ी है। लेकिन मैं ये अफसोस के साथ कहना पड़ता हूं कि ये सही बात है कि मीडिया के एक हिस्से में और बहुत सारे अखबार, खास करके आप जो स्थानीय अखबार हैं, जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, वो कैंडिडेट्स का ये ब्यौरा छाप रहे हैं, लेकिन वो जितना छापना चाहिए उतना नहीं छाप रहे। मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा जो मेरी मीडिया कवरेज को लेकर के एक चिंता या कहें शिकायत है, या मैं जो महसूस करता हूँ कि एक कमी है, कि जैसे अगर उम्मीदवार ने अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया कि पिछले चुनाव में भी वो खड़ा था और आज के चुनाव में इन 5 सालों में उसकी संपत्ति कितनी बढ़ी, और अक्सर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके संपत्ति में 10 से लेकर के 100 गुना तक की वृद्धि हो रही है। अब सवाल ये जो बड़ा उठता है कि ये संपत्ति में वृद्धि कैसे हुई, इसके उनके आय के स्रोत क्या थे, वो किन स्रोतों से उन्होंने आय जुटाई, और क्या उन्होंने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है वो ब्यौरा सही है,
क्या उन्होंने जिस मकान की अपनी कीमत जो बताई है, क्या मार्केट वैल्यू उसकी वही है? क्या उन्होंने अपने जमीन के जिस प्लॉट की कीमत बताई है, क्या उसकी वास्तविक मार्केट वैल्यू वही है जो उन्होंने अपनी एफिडेविट में दाखिल किया है? तो ये ऐसे कई सवाल हैं जहां हम अपने मीडिया से, जो उसकी वॉचडॉग भूमिका है, यानी एक पहरेदार की भूमिका है, कि सिर्फ वो इन्फॉर्म ही ना करे बल्कि लोगों को एजुकेट करने के लिए इन्वेस्टिगेट भी करे। तो जो उम्मीदवार हैं, जो वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये आपराधिक मुकदमे हैं, तो क्या उतने ही आपराधिक मुकदमे हैं? उन मुकदमों की स्थिति क्या है? उनमें से जो केसेस दाखिल हैं, उन केसेस में किस तरह के केसेस हैं? इनके जो डिटेल्स आने चाहिए ताकि हमारे मतदाताओं को वास्तव में ये पता चल सके कि सच्चाई क्या है। तो ये इस मामले में मुझे लगता है कि थोड़ी एक अभी भी कमी दिखाई पड़ रही है। अन्यथा कुल मिलाकर के कोशिश ये जरूर हुई है कि मतदाता को उम्मीदवारों के बारे में पता चले और मीडिया इसके बारे में बताए। जी डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि मीडिया आजकल किन मुद्दों को तवज्जो दे रही है? कहीं इस चक्कर में जो वास्तविक मुद्दे हैं वो कहीं गौण तो नहीं हो गए हैं? एक तो सवाल यह है कि जो चुनाव हमारे 5 विधानसभाओं के चल रहे हैं, उसमें मुद्दे क्या क्या हैं। और अगर आप देखें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ अपनी तरफ से मुद्दे बनाती हैं, जैसे इस चुनाव में भी जो मैनिफेस्टोज आए उसमें बहुत सारी पार्टियों ने कहा कि वो 10वीं के और 12वीं के पास विद्यार्थियों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार पैदा करने की बातें हुई। तो ऐसे बहुतेरे सवाल जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी मैनिफेस्टो के जरिए उठाया है या वायदा किया है अपने मतदाताओं के सामने कि अगर वो सत्ता में आए तो क्या क्या करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर एक जो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो वायदे कर रही हैं वो तो ठीक है, वो बताया जाना चाहिए मतदाताओं को कि वो क्या वायदे कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि वास्तव में जमीन पर क्या स्थिति है। जैसे अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, गोवा है, इन राज्यों में लोगों के क्या सवाल हैं, क्या बुनियादी सवाल हैं। अब जैसे पीने के साफ पानी का सवाल हो या स्कूलों की स्थिति के बारे में हो, या जैसे अगर मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं कि वो लैपटॉप देंगी लोगों को, वो लोगों को, बच्चों को खास करके टैबलेट्स देंगी, क्या ये सवाल मीडिया को नहीं उठाना चाहिए या इसकी जानकारी नहीं ले आनी चाहिए या इसको एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि जहां पर जिस राज्य में आप बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को और इंटरमीडिएट के बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट देने की बात कर रहे हैं, वहां स्कूलों की क्या स्थिति है। हमारे जो उत्तर प्रदेश को ही अगर आप लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो वहां स्कूलों में जो बेसिक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि स्कूल में कमरे होना और साफ सुथरे कमरे होना, उनके डेस्क का होना, पीने के पानी का होना, शौचालय का होना, ब्लैक बोर्ड का होना। तो जब जहां स्कूलों में ये बुनियादी चीजें नहीं है, शिक्षक नहीं है पूरी तरह से, आप अगर बच्चे को टैबलेट दे दें, लैपटॉप दे दें, तो क्या उससे हमारे स्कूली शिक्षा की या माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं दूर हो जाएंगी? दूसरा सवाल यह है कि लैपटॉप आप देने की बात कर रहे हैं, क्या हम अभी अपने ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कर पाए हैं? क्या उन ग्रामीणों को 10 से 12 घंटे भी बिजली मिल पा रही है? तो जो बिजली का सवाल है, यानी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बिजली का सवाल हो, चाहे सड़क का सवाल हो, चाहे पानी का सवाल हो, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, आप देखें तो विकास का सवाल बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लगभग हर राज्य में उठ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो आज का वोटर है वो एक तरह का एस्पिरेशनल वोटर है, उसकी आकांक्षाएं बहुत हैं। जो यंग वोटर, इस बार चुनाव में बहुत चर्चा हो रही है कि वो यंग वोटर बहुत वोट देने निकल रहा है, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है, महिलाएं वोट देने बहुत निकल रही हैं। तो ये दोनों जो आप देखेंगे कि चाहे वो वोटर, यंग वोटर हो चाहे महिलाएं हो, ये दोनों एस्पिरेशनल सेक्शंस हैं, इनकी आकांक्षाएं बहुत हैं। क्या उन आकांक्षाओं की, जो उनकी आकांक्षाएं एक बेहतर जीवन की, विकास की, एक मुकम्मल विकास की, एक इंक्लूसिव ग्रोथ की, क्या उसकी रिफ्लेक्शन आज हमारे मीडिया के मुद्दों में हो रही है? दुर्भाग्य से इन चुनाव में भी आप देखें तो जो ज्यादा मुद्दे उभर करके सामने आ रहे हैं वो किस तरह के मुद्दे हैं? आरक्षण के मुद्दे। अब चाहे वो आरक्षण का सवाल जितना भी जायज हो, लेकिन आज भारतीय राजनीति पिछले 2 दशकों में
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से या जिसको हम कहें अस्मिता की राजनीति से आगे बढ़ी है। पर वो उसी को मुद्दा बनाया जा रहा है, जातियों के सवाल को मुद्दा बनाया जा रहा है या वही एक तरह से मुद्दे के रूप में पेश किए जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये एक जरूर चिंता की बात है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं लोगों के, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, वो उभर करके उस तरह से नहीं आ पा रहे हैं चुनाव में, या उनको उभारने से जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को आंसरेबल होना पड़ता लोगों के प्रति, वो भी नहीं हो करके आ रहा है। ये एक जरूर चिंता की बात है हमारे मीडिया कवरेज को लेकर के। जी, खबर है कि इस बार पेड न्यूज़ अपने नए रूप में सामने आया है, तो इस पर कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। आदित्य, एक जो बहुत बड़ी समस्या रही है हमारे मीडिया कवरेज को लेकर, और पिछले खास करके 7-8-10 वर्षों में खास करके चुनाव में पेड न्यूज एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पेड न्यूज है क्या। पेड न्यूज दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं और मीडिया के विद्यार्थी खास करके जानते हैं कि हमारे अखबारों का, टेलीविजन न्यूज चैनल्स का काम है कि लोगों को समाचार देना, समाचार और विचार लोगों तक पहुंचाना। लेकिन जो हम खबरें पढ़ते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो ट्रूथफुल होंगी, यानी वो यथार्थपूर्ण होंगी, सच्ची खबरें होंगी। हम ये मान के चलते हैं कि वो वस्तुनिष्ठ होंगी। हम ये मान के चलते हैं कि वो निष्पक्ष होंगी, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, और वो अखबार के संवाददाता ने या अखबार ने जिस एजेंसी से खबर ली है, उस एजेंसी ने ठोक बजा करके, जांच पड़ताल करके, क्रॉस चेक करके, अपने को सुनिश्चित करके कि ये खबर ट्रूथफुल है, एक्यूरेट है, ऑब्जेक्टिव है, ये वो खबर लोगों तक पहुंचाते हैं। अखबार और पाठक के बीच में, टेलीविजन न्यूज चैनल और उसके दर्शक के बीच में एक ट्रस्ट का रिश्ता है। हम अपने अखबार में जो खबरें छपती हैं उस पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। इसी ट्रस्ट के नाते जो अखबार में छपता है उसको हम सच मान करके पढ़ते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर किसी खबर को, समाचार को किसी ने पैसा देकर के छपवाया, किसी ने उसके लिए पे किया है। जी। अब हम ये जानते हैं कि अखबार में पेड सामग्री भी छपती है, और पेड सामग्री को हम विज्ञापन के रूप में जानते हैं। तो अखबार में समाचार और विज्ञापन के बीच बिल्कुल साफ कहा जाता रहा है, और इसमें एक प्रोफेशनल जर्नलिज्म का दुनिया में जो विकास हुआ उसमें माना गया कि न्यूज और विज्ञापन के बीच में एक क्लियर कट सेपरेशन वॉल होना चाहिए। जिस तरह से चर्च और स्टेट के बीच में सेपरेशन वॉल है, उसी तरह से न्यूज और एडवर्टीजमेंट के बीच में, समाचार और विज्ञापन के बीच में एक स्पष्ट विभाजन रेखा होनी चाहिए। विज्ञापन की अपनी जगह है, समाचार की अपनी जगह है। विज्ञापन समाचार में न घुसे और समाचार को विज्ञापन की तरह न दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से पेड न्यूज में यह हो रहा है कि पाठक को बिना बताए कि ये जो आप खबर पढ़ रहे हैं ये खबर नहीं, विज्ञापन है, क्योंकि इसके लिए किसी ने पे किया है और ये पेड सामग्री है, पेड इंफॉर्मेशन है। जाहिर है कि जो पे कर रहा है वो अपने अनुकूल, अपने फेवर में, अपने लिए पॉजिटिव सामग्री या समाचार दे रहा है। तो एक तरह से पाठकों के ट्रस्ट के साथ, पाठकों के विश्वास के साथ धोखा किया जा रहा है। पाठक ये मान के खबर को पढ़ता है कि ये सच्ची खबर है, जबकि उसके लिए किसी ने पे किया। तो ये जो पेड न्यूज का जो मेनेस है या जो फिनोमेनन है, ये पिछले 10 वर्षों में काफी तेजी से बढ़ा है, और इसकी बहुत चर्चा भी हुई पिछले दिनों। चुनाव आयोग ने भी, प्रेस परिषद ने भी, प्रेस काउंसिल में भी इसको लेकर के बहुत चर्चा हुई। कई अखबारों ने एक इसको लेकर के अभियान भी चलाया, कई संपादकों ने इसको अभियान लेकर के चलाया। उसमें प्रभाष जोशी का नाम मैं लेना चाहूँगा। उन्होंने बहुत इस सवाल को मजबूती से उठाने की कोशिश की। उसके बाद प्रेस परिषद ने एक समिति भी बनाई जिसने इसकी जाँच की, और अंततः ये हुआ कि पिछले दिनों चुनाव आयोग ने पेड न्यूज को लेकर के एक इंस्ट्रक्शन भी जारी किया। वो इंस्ट्रक्शन इसलिए जारी किया क्योंकि हुआ ये कि जो अखबारों में पेड न्यूज छप रहा था वो 2-3 तरह से गड़बड़ी थी उसमें। एक तो पाठकों के विश्वास के साथ आप धोखा कर रहे थे। दूसरा ये हो रहा था कि जो उम्मीदवार पैसा दे रहा था खबर छपवाने के लिए, वो अपने चुनाव एक्सपेंडिचर में शो नहीं करता था। इसका मतलब वो एक तरह से वो भी धोखा कर रहा था। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक उम्मीदवार जितना भी पैसा खर्चा करता है चुनाव के दौरान, उसका रिफ्लेक्शन उसके चुनाव एक्सपेंडिचर में होना चाहिए। तो वो चुनाव आयोग के साथ धोखा कर रहा था। चूंकि वो पैसा एक तरह से ब्लैक मनी के रूप में
अखबारों के पास और टेलीविजन चैनलों के पास जा रहा था, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था, जिसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही थी, तो वो इनकम टैक्स का भी उल्लंघन हो रहा था कि जो अखबार पैसा ले रहा है वो अपने अकाउंट्स में नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब आपने अपने इनकम में नहीं दिखाया और ये इनकम टैक्स का वायोलेशन है। तो ये पूरी प्रक्रिया इलीगल भी थी, इमोरल भी थी, यानी उसमें जो चुनाव जो आप कहिए कि मीडिया एथिक्स का भी उल्लंघन हो रहा था। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने बहुत सारे निर्देश जारी किए। दरअसल जो हमारा रीडर है और व्यूअर है उसके ट्रस्ट के साथ, उसके विश्वास के साथ धोखा है, और ये अपने आप में एक मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में मीडिया में उभर करके आया है। और इसको लेकर के प्रेस काउंसिल ने भी और चुनाव आयोग ने भी बहुत चिंता की है। हमारे एडिटर्स गिल्ड ने भी, जो एडिटर्स की संस्था है, उसने भी इसको लेकर के बहुत चिंता जाहिर की है। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने तो उत्तर प्रदेश की एक विधायक उमलेश यादव की सदस्यता भी रद्द कर दी कि उन्होंने चुनाव में पेड न्यूज का इस्तेमाल किया था। तो पत्रकारिता के जो विद्यार्थी हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वास्तव में एक मीडिया की जो एथिक्स है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके खिलाफ है। और इस नाते हम सब लोगों के लिए एक चिंता की बात है। और अच्छी बात यह है कि इसको लेकर के प्रेस परिषद भी, चुनाव आयोग भी, हमारे एडिटर्स भी सजग हुए हैं। हमारे पाठकों को भी सजग होना चाहिए, इसीलिए मीडिया लिटरेसी का रोल है। आज इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें पत्रकारों का उतना योगदान नहीं है जितना न्यूज़पेपर्स के और टेलीविजन चैनल के मैनेजमेंट का रोल है, क्योंकि इसमें पत्रकार की भूमिका नहीं रह गई है। और आदित्य, इसमें सबसे ज्यादा जो चिंता की बात यह है कि हुआ यह है कि पहले हुआ यह करता था कि मान लीजिए एक दो पत्रकार को आप इन्फ्लुएंस कर सकते थे, आप उनको भ्रष्ट बना सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि चूंकि मैनेजमेंट खुद ही या अखबार के मालिक खुद ही ये इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आप ईमानदार पत्रकारों के लिए भी अब उसमें कोई से नहीं रह गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक और चिंता की प्रवृत्ति है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको लेकर के काफी चारों तरफ जो विरोध हुए हैं, उसके कारण इस पर लगाम लगाने की भी कोशिशें हो रही हैं। अफसोस की बात यह है कि इस बार भी, जैसा कि आपने सवाल पूछा था, कि इस बार भी के चुनाव में जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ी। और इसमें एक हाल का फैक्ट मैं आपको देना चाहता हूं कि पंजाब में इसको लेकर के 523 शिकायतें मिली कि जिसमें पेड न्यूज के आरोप लगे, और उसमें से करीब 339 नोटिसेज अभी इलेक्शन कमीशन ने इशू किए हैं कि उम्मीदवारों को नोटिस इशू करके पूछा कि आपने पेड न्यूज के लिए पैसे खर्च किए हैं और उसको अपने इलेक्शन एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं दिखाया। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 201 कैंडिडेट्स ने, 201 कैंडिडेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि हां, हमने पेड न्यूज के लिए पैसे दिए हैं और वो अपने एक्सपेंडिचर में हम शो करने जा रहे हैं। 78 उम्मीदवारों ने इससे इनकार किया है और 38 मामलों में ऐसा हुआ है कि या तो मीडिया संस्थान ने या उम्मीदवार ने उसको डिनाई किया है या उसको कंट्राडिक्ट करने की कोशिश किया है या चुनाव आयोग के नोटिस को चैलेंज किया है। तो ये अभी देखना होगा कि चुनाव आयोग इन मामलों में क्या फैसला करता है। और दूसरा कि जब 201 उम्मीदवारों ने यह तय कर मान लिया कि हाँ, उन्होंने पेड न्यूज के लिए पैसे दिए थे, तो अब सवाल यह उठता है कि वो तो अपने एक्सपेंडिचर में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन क्या जिन अखबारों ने पैसे लिए या जिन चैनलों ने पैसे लिए, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि वो मीडिया एथिक्स के खिलाफ है, क्योंकि वो एक तरह से जो प्रेस काउंसिल के निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका उल्लंघन है, क्योंकि वो एक तरह से कानून का उल्लंघन है। तो अभी तक होता है कि जैसे उमलेश यादव की जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य थी 2007 में, उनकी सदस्यता रद्द की थी, लेकिन उस मामले में जिस अखबार ने पैसा लिया था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये अपने आप में मैं समझता हूं कि एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और अब वो समय आ गया है कि जब हमें अखबारों और टेलीविजन न्यूज चैनलों और जो भी इस तरह के पेड न्यूज की प्रैक्टिस में शामिल हैं, उन सब के खिलाफ भी किसी न किसी दंडात्मक कार्रवाई के बारे में भी सोचें। डॉक्टर साहब, क्षेत्रीय मीडिया की जहां तक बात है, क्षेत्रीय मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया, इन दोनों में से कौन सा चुनावी कवरेज के मामले में पत्रकारिता के जो उसूल हैं उनके अधिक नज़दीक आप पाते हैं? अफसोस की बात यह है कि पत्रकारिता के उसूलों की अगर हम बात करें तो दोनों में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है।
पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ ऑनरेबल एक्सेप्शंस भी हैं। हम जब मीडिया के बारे में बात करते हैं तो हमें पूरे मीडिया को एक ही तरह से पेंट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जो पेड न्यूज़ के खिलाफ जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड संगठित मुहिम चली, मुहिम की शुरुआत हुई, उसमें हिंदी के एक अखबार जनसत्ता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनसत्ता और उसके संपादक जो स्वर्गीय प्रभाष जोशी, उन्होंने 2-3 वर्षों तक लगातार कैंपेन चलाया पेड न्यूज़ के खिलाफ। इसी तरह से 2007 के चुनाव के बाद और खास करके 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद हिंदू में पी साईनाथ ने इसके खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाई और उन्होंने जो महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक चौहान, उनके बारे में बाकायदा कई सबूत देकर के वहां के अखबारों के ये बताने की कोशिश की, एक्सपोज करने की कोशिश की कि किस तरह से जो पेड न्यूज़ का इस्तेमाल हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं और किस तरह से पेड न्यूज़ के उस फ्रॉड में हमारे अखबार और टेलीविजन चैनल भी शामिल हैं। तो वो अभी अशोक चौहान का केस अभी भी चुनाव आयोग के सामने लंबित है, उसमें सुनवाई चल रही है। तो ये मुझे लगता है कि कई ऑनरेबल एक्सेप्शन भी हैं। पर जहां तक आप कवरेज की बात करें तो आप पाएंगे कि जो लोकल मीडिया है, जो क्षेत्रीय मीडिया है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां एक्सटेंसिव कवरेज है क्योंकि वो लोगों के ज्यादा नजदीक है। जिसको हम कहते हैं कि दरअसल अखबार तो एक तरह से लोकल मीडिया ही होता है, जहां से जिस शहर से निकलता है उस शहर का अखबार होता है। तो जो हमारा क्षेत्रीय मीडिया है, जो भाषाई अखबार हैं, चाहे वो तेलुगु के हों, मराठी के हों, तमिल के हों, पंजाबी के हों, हिंदी के हों, उन अखबारों में जो चुनावों की कवरेज है, जो पॉलिटिक्स की कवरेज है, वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय मीडिया की तुलना में ज्यादा है। पर अगर क्वालिटी कवरेज की बात करें, जिसमें हम गुणवत्ता की बात करें कि जिसमें आप वेल रिसर्च्ड इन डेप्थ रिपोर्ट्स हैं, तो उसमें मुझे अभी भी कहना पड़ता है कि हमारे जो भाषाई अखबार हैं, अभी भी जो हमारा राष्ट्रीय मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, जहां उतनी कवरेज तो नहीं है, लेकिन जो कवरेज है वो क्वालिटी कवरेज है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, और मैं मीडिया के जो विद्यार्थी या पत्रकारिता के जो विद्यार्थी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि चुनावों के समय खास करके इंडियन एक्सप्रेस में शेखर गुप्ता की अगर आप रिपोर्ट पढ़ें, सीमा चिश्ती की रिपोर्ट पढ़ें, और भी ऐसे कई, वंदिता मिश्र की रिपोर्ट पढ़ें, जो रेगुलर इलेक्शन पर और ट्रेवलॉग लिख रहे हैं, इलेक्शन की एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी कि चुनावों की और पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारे वोटर के वोटिंग पैटर्न्स में चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर उसको देखना है आपको, तो मुझे लगता है कि इनकी रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। उसी तरह से मैं हिंदू में कहूंगा कि विद्या सुब्रमण्यम की आप रिपोर्ट पढ़िए, स्मिता गुप्ता की रिपोर्ट पढ़िए, तो आपको बहुत इंसाइट मिलती है कि जमीन पर पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसी तरह से आप टेलीग्राफ, एक अंग्रेजी का अखबार है, कलकत्ता से निकलता है, उसमें अगर आप माननी चैटर्जी की रिपोर्ट्स पढ़ें, तो ये लोग बहुत ही बेहतरीन कहिए कि रिपोर्टर्स हैं, संपादक हैं, जो चुनावों के बारे में एक डिफरेंट एस्पेक्ट से रिपोर्टिंग और लेखन कर रहे हैं। हिंदी में भी अगर आप पढ़ना चाहें तो अभय कुमार दुबे को आप पढ़ें, योगेंद्र यादव को पढ़ें। योगेंद्र यादव हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखते हैं, उनको आपको पढ़ना चाहिए, वो बहुत ही बढ़िया लिख रहे हैं। अरविंद मोहन को पढ़ना चाहिए, जो इलेक्शन के बारे में, चुनावों के बारे में क्या कुछ हो रहा है हिंदी में दैनिक भास्कर में और अमर उजाला और दूसरे अखबारों में लिखते रहते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। तो आप पाएंगे कि चुनावों को लेकर के जो कवरेज है, जो एनालिसिस है, उसमें निश्चित तौर पर कवरेज की मात्रा के अगर देखें, क्वांटिटेटिवली देखें, तो आप पाएंगे कि क्षेत्रीय मीडिया बहुत आगे है। लेकिन क्वालिटी की बात करें तो उसमें निश्चित तौर पर नेशनल मीडिया या जो राष्ट्रीय मीडिया है वो अभी थोड़ा आगे है। अभी जो क्षेत्रीय मीडिया है, उतने रिसोर्सेज वो इलेक्शन पर जो लगाया जाना चाहिए वो खर्च नहीं कर रहा है, अपने रिपोर्टर्स को फील्ड में नहीं भेज रहा है। अभी भी वो काफ़ी हद तक जो विज्ञप्तियां आती हैं, जो प्रेस रिलीजेज आती हैं, उन पर वो ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये हमारे क्षेत्रीय मीडिया की एक कमजोरी है। और ज़्यादातर जो उनकी रिपोर्टिंग के साथ एक समस्या है कि उसमें वो अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से चुनावों को देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें जातियों के आधार पर चुनावों को जांचने की, परखने की वो कोशिश करते हैं। जी।
सर बताइए कि जो चुनाव विश्लेषण है उसमें अक्सर जो हमारे विश्लेषक होते हैं वे जाति और धर्म इन दो बिंदुओं पर ही अधिक चर्चा करते हैं। क्या इसके अलावा भी अन्य कारक हैं या घटक हैं जो चुनाव विश्लेषण को प्रभावित करते हैं और जिनकी चर्चा नहीं हो पाती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ख़ास करके आप जब ये 2012 में पूछ रहे हैं, 21वीं शताब्दी के 2012 में पूछ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमारे भारतीय समाज को जो भी नज़दीक से देख रहा है, समझ रहा है, वो जरूर जानता है कि भारतीय समाज में जातियों का, समुदायों का, धर्मों का महत्व है और वो अभी भी बना हुआ है। लेकिन आज की 2012 में जब हम भारतीय राजनीति को अभी भी सिर्फ जातियों और धर्मों के आधार पर परिभाषित करने की कोशिश करते हैं आदित्य, तो मुझे लगता है कि ये एक समस्या है। समस्या यह है कि हम पॉलिटिक्स को इन जो लिमिटेड दायरा है उससे बाहर निकल के देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जबकि जमीन पर बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि जातियां खत्म हो गई हैं, ऐसा नहीं कि धर्म खत्म हो गए, उनका रोल इलेक्शन में खत्म हो गया है, उनका रोल पॉलिटिक्स में खत्म हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं कि अब पॉलिटिक्स वहां से थोड़ी आगे भी बढ़ रही है। आनंद जी बताइए कि जब चुनावों का मौसम आता है तो हर एक चैनल पर, अखबारों में ओपिनियन पोल की एक बाढ़ सी आ जाती है, तो क्या वास्तव में जो ओपिनियन पोल हैं ये मतदान व्यवहार को वास्तव में समझ पाते हैं? क्या ये कारगर तरीका है मतदान व्यवहार को समझने का? देखिए, मैं एक बात तो पहले ये कहना चाहूँगा कि ओपिनियन पोल एक वैज्ञानिक तरीका है जी। एक रिसर्च मेथोडोलॉजी और अगर रिसर्च की हम बात करें तो रिसर्च का ही एक पार्ट है ये, और रिसर्च में हम इस तरह के ओपिनियन पोल्स करते हैं और अगर उनको साइंटिफिकली मेथोडोलॉजी के आधार पर बहुत ठोंक बजा करके जांच पड़ताल करके किया जाए तो काफ़ी हद तक ओपिनियन पोल मैं मानता हूं कि लोग क्या सोच रहे हैं उसकी झलक मिलती है। ये जो ओपिनियन पोल है, जैसा मैंने कहा, ये बिल्कुल साइंटिफिक हैं और साइंटिफिक होने के नाते अगर उनमें हम उनकी मेथोडोलॉजी का पूरा ध्यान रखें, उसके जो प्रिकॉशंस हैं, उसमें जो ठोंक बजा के मैं कह रहा हूं, इसका मतलब उसके एक एक स्टेप का हम ध्यान रखें, तो वो काफी हद तक एक जो लोग क्या सोच रहे हैं उसकी झलक देते हैं जी। यही बात अगर एग्जिट पोल के बारे में भी हम कहें तो वो भी देते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम वहां शुरू होती है कि जब ओपिनियन पोल के आधार पर या एग्जिट पोल के आधार पर हम सीट प्रेडिक्शंस करते हैं, जो सीट प्रेडिक्शन का खेल है वो कई बार गलत साबित होता है, क्योंकि आप भारतीय समाज को अगर आप देखें तो भारतीय समाज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होने के कारण, एक जटिल समाज होने के कारण और मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होने के कारण बहुत सारी पार्टियां, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं और उसमें आप जो ओपिनियन पोल के आधार पर या एग्जिट पोल के आधार पर सीटों का प्रेडिक्शन करते हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हो रहा है, तो वहां पर यह बहुत ही एक तरह से हैजार्डस हो जाता है। वहां आमतौर पर यह पाया गया है कि आप सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं। दूसरा, भारतीय समाज की अगर आपको पूरी समझ नहीं है तो भी आपके ओपिनियन पोल सही नहीं हो सकते हैं, खास करके चुनाव के मामले में। तीसरी बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो सब हमारे कॉलर ने सवाल पूछा कि चुनाव आयोग ने इन्हें क्यों बैन किया, उसके दो वजहें थी। यह माना गया कि चुनावों से पहले तो ओपिनियन पोल बैन नहीं है, लेकिन जब मतदान शुरू होने के या मतदान के 48 घंटे पहले आप ओपिनियन पोल नहीं दिखा सकते। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस विषय पर हमारा ज्ञानवर्धन किया। मित्रों, अगली बार नए विषय के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई विचार हो, कोई अन्य विषय जो आप चाहते हैं कि यहाँ पर चर्चा में शामिल किया जाए, तो आप अपना विचार हमें, फीडबैक हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।